हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नए चैप्टर पर जिसका नाम है विद्युत धारा। ठीक है, इससे पहले हमने स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया है। कौन से आवेश? स्थिर आवेश। इसके बारे में हमने इससे पिछले वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें हमने स्थिर आवेश के बारे में पढ़ा हुआ है। उसके लिए एक ब्रांच बनाई जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये ब्रांच बना, ठीक है। उसमें हमने स्थिर विद्युत आवेशों से संबंधित जो भी रिलेटेड पॉइंट थे या जो भी घटनाएं थी उसको हमने स्थिर विद्युत के अंदर पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं कि यदि आवेश जो है वो गतिशील हो जाए। अब जब आवेश गतिशील होता है तो दो प्रकार की घटनाएं होती हैं। एक तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि त्वरित आवेश, यानी कि आवेश को जब त्वरण मिलता है तो उस कंडीशन के अंदर ये दो प्रकार की क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम केवल बात कर रहे हैं विद्युत धारा के बारे में। तो हम केवल ये बात करेंगे कि यदि कोई आवेश गतिशील होता है तो उसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब विद्युत धारा उत्पन्न किस प्रकार से होती है? इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों को समझने के लिए हम यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले परमाणु के बारे में। परमाणु के बारे में हमने केमिस्ट्री के अंदर 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा अपने देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है? नाभिक है। परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है और इसकी चारों ओर क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। ये इस प्रकार से कक्षाएं होती हैं। यहाँ पर ये जैसे मान लीजिए K, L, M, इस प्रकार से कक्षाएं होती हैं। K, L, M, N, O, P, इस प्रकार से कक्षाएं चलेंगी। तो इन कक्षाओं में कौन होता है और इस नाभिक में कौन होता है? नाभिक में होते हैं धनायन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनायन होता है, न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। यहाँ पर जो रहते हैं वो कौन रहते हैं कक्षाओं के अंदर? कक्षाओं में रहते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहते हैं कक्षाओं के अंदर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करते हैं? कक्षा में ही गति कर रहे हैं। मान लीजिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। सबसे पहले कक्षा के अंदर जो है वो आपको पता है कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारण करने के लिए 2l² फार्मूले का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहली कक्षा है तो उसमें कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। नेक्स्ट आगे इस प्रकार से हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये जो नाभिक है, नाभिक के पास वाली कक्षा जो है उसको हम कहते हैं आंतरिक कक्षा। कौन सी कक्षा कहते हैं? आंतरिक कक्षा। और जो सबसे बाहर वाली कक्षा होती है उसको हम कहते हैं बाह्य कक्षा। बाह्य कक्षा या कोश। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं इनर शेल और इसको कहते हैं आउटर शेल। तो आंतरिक कोश के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं और बाहरी कोश के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर नाभिक का आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इन आकर्षण बल में अंतर के कारण ही इलेक्ट्रॉनों को दो प्रकार से बांट दिया गया है। पहले इलेक्ट्रॉन जो है उसको हमने कहा बद्ध इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे दिया? बद्ध इलेक्ट्रॉन। और दूसरा जो है वो हमारे पास वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो आंतरिक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की विशेषता ये होती है कि इसको कमरे के ताप पर ही ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाह्य कोश से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को हम कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी चालक के अंदर गति करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या रहते हैं?
किसी भी चालक के अंदर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जबकि बद्ध इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ये चालक है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये हम कहते हैं। ठीक है, अब चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी गति किस प्रकार से होगी। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब ये किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं। तो चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं, यानी कि ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रॉन इधर 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 किसी भी दिशा में गति करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, इसकी दिशा का निर्धारण नहीं होता है। ये इस प्रकार से है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बॉल है, उस बॉल को कमरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मान लीजिए हमें पहुंचाना है, लेकिन हम उस बॉल को इस प्रकार से फेंकते हैं कि सीधा नहीं फेंकते, उस बॉल को नीचे फेंकते हैं ऐसे। अब जैसे उसको नीचे फेंकेंगे तो वो बॉल क्या करेगी, कमरे के कई दीवारों से टकरा के, और हो सकता है वो बॉल वापस हमारे पास आ जाए, दूसरे सिरे तक पहुंचे नहीं। ठीक है, तो यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या रहते हैं, वो मुक्त रूप से गति करते हैं, और इस गति को हम कहते हैं यादृच्छिक गति। क्या कहते हैं, यादृच्छिक गति, और इंग्लिश में कहते हैं रैंडमली मोशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रैंडमली मोशन। शॉर्ट में इसका नाम जो है वो जिगजैग मोशन भी कह सकते हैं हम, जिगजैग मोशन। जिगजैग मतलब टेढ़े मेढ़े रूप से भी गति करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं। ठीक है, तो पहली बात हमारी क्लियर हुई कि कोई भी जो परमाणु होता है या कोई भी जो चालक होता है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु के अंदर दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन हम कह रहे हैं, एक तो बद्ध इलेक्ट्रॉन है और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। बद्ध इलेक्ट्रॉन वो होंगे जो नाभिक के आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे हुए रहते हैं। और जो बाह्य कोश के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में काम करेंगे, यानी कि उनको थोड़ी सी एनर्जी देने पर ही वो फ्री हो जाएंगे बाह्य कोश से। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये चालक के बारे में हमने डायग्राम बनाया हुआ है। अब बात आती है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये भी आता है कि कोई भी चालक पदार्थ, अब चालक पदार्थ कौन से होते हैं, जितने भी धातु हैं वो क्या होते हैं, चालक पदार्थ होते हैं। धातु जैसे लोहे का गेट है वो धातु है, लोहे का टेबल है वो धातु है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो केवल धातुओं में होता है। हम ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जो होता है वो केवल धातुओं में होता है। ठीक है, तो धातु में होता है, तो जो लोहे के गेट और टेबल हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसको जैसे हम हाथ लगाएं तो हमारे को करंट लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका क्या रीजन है, उसका ये रीजन है कि उसके अंदर उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनको कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिल रही, एक निश्चित दिशा नहीं मिल रही। जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा नहीं मिलेगी तब तक उस चालक में या उस धातु में धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो है उस धातु के अंदर, लेकिन उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को जो पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिल रही। ठीक है, इसी कारण जो है उस जो धातु पड़ा हुआ है या लोहे का गेट लगा हुआ है उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। अब धारा का प्रवाह कैसे होता है, धारा का प्रवाह होता है यदि किसी धातु को बाह्य विद्युत क्षेत्र के साथ जोड़ दें। बाह्य विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है हम उसको किसी बैटरी के साथ जोड़ दें। जैसे हम उसको किसी बैटरी के साथ जोड़ेंगे, बैटरी एनर्जी देती है और उसके कारण जो इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर ट्रांसफर होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर ट्रांसफर होते हैं तो धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास इसकी डेफिनेशन निकल के ये विद्युत धारा की कि प्रति किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्र प्रति एकांक समय में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, इसको हम नोट कर लेते हैं पहले। इसको हम नोट कर लेते हैं कि एक हमारे पास धातु है, किसी
धातु में प्रति एकांक समय में आवेश प्रवाहित होने वाले लिख दो आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है कि आवेश का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर कब होता है। आवेश का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर तब होता है जब दो सिरों के बीच में पोटेंशियल हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो। यहां पर मान लीजिए ये ए है, ये बी सिरा है। ठीक है, अब इसमें आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, क्यू आवेश प्रवाहित हो रहे हैं मान लीजिए। तो ये क्यू आवेश कब प्रवाहित होंगे? जब इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर पोटेंशियल और इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर में अंतर होगा। ठीक है, हमने कहा कि आवेश कब प्रवाहित होते हैं? आवेश प्रवाहित होते हैं जब विभवांतर होता है। ठीक है, तो क्यू आवेश है, तो आवेश जो है यहां पर हम ये कहेंगे कि VA ग्रेटर देन VB, यानी कि आवेश जो होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। यहां पर जो आवेश है वो A से B की ओर जाएगा। A से B की ओर कब जाएगा? जब VA और VB में क्या होगा? डिफरेंस होगा। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे उस कंडीशन के अंदर आवेश जाना बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी चालक जो होता है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसको बैटरी से जोड़ दिया मान लीजिए किसी चालक को जैसे ही बैटरी से जोड़ते हैं तो इसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ गति करने लग जाएंगे। विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो इस प्रकार से होगी और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होगी वो इस प्रकार से होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो नेगेटिव है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो चालक में उपस्थित जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इधर मोशन हो जाएंगे और पॉजिटिव धाराएं जो है वो उधर गति करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि जो धारा होगी चालक में वो धारा इस प्रकार से बहेगी, ऐसे। यदि हम ये कह दें कि धारा जो है वो A से B की ओर है, विद्युत धारा का जो वैल्यू है वो कैसे है? A से B की ओर है, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो B से A की ओर जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हमेशा विद्युत धारा के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हमेशा विद्युत धारा के विपरीत दिशा में होता है। अब इसकी फाइनल डेफिनेशन जो है वो हम लेके आते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, किसी चालक में समय के सापेक्ष आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं पहले लिखूंगा विद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश और बटा में हम लिखेंगे लगा समय, कितने समय में आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, विद्युत धारा जो है वो I से लिखते हैं। अब मान लीजिए कोई चालक है, उस चालक में डेल्टा Q आवेश जो है वो डेल्टा T समय में प्रवाहित हो रहा है। डेल्टा Q आवेश जो है वो डेल्टा T समय में प्रवाहित हो रहा है। तो जो औसत विद्युत धारा होगी, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उन सभी की जो औसत विद्युत धारा होगी वो होगी डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा T। इसको मैं कह रहा हूं औसत विद्युत धारा, औसत विद्युत धारा। ठीक है, एवरेज लिख दिया मैंने इसको। अब यदि हम किसी क्षण पर बात करें, किसी क्षण पर धारा की वैल्यू जो होती है वो दार्शनिक धारा होती है।
तो तात्क्षणिक विद्युत धारा जो होगी वो होगी I इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, यानी कि I इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन में डी टी। ठीक है, ये हो गई हमारे पास तात्क्षणिक विद्युत धारा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं हम परिभाषा में, किसी चालक में समय के सापेक्ष आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कई बार हम ये भी लिख सकते हैं कि किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब विद्युत धारा जो होती है वो एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसके लिए जो दिशा है वो दिशा इस चीज को प्रदर्शित करती है कि धनावेश किस ओर बह रहा है। ठीक है, विद्युत धारा किसी भी परिपथ के अंदर विद्युत धारा को दिखाने के लिए हम दिशा दिखाते हैं इस प्रकार से। तो ये दिशा इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि जो धनावेश का प्रवाह है वो कैसे हो रहा है, या इलेक्ट्रॉनों की विपरीत विद्युत धारा दिखा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा को दिखाती है विद्युत धारा। यहां से हमारे को ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैसे हो रहा है किसी भी चालक के अंदर। ठीक है, तो अब यदि हम मान लें कि किसी चालक में कुल आवेश जो है वो Q प्रवाहित होता है और T समय तक होता है, तो I इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं Q अपॉन T। यहाँ पर Q जो है वो कुल आवेश है और T जो है वो क्या है, समय है। ठीक है, और आवेश के क्वांटीकरण से हमने पढ़ा हुआ है, आवेश के क्वांटीकरण से हमने पढ़ा हुआ है Q इक्वल टू Na। Q इक्वल टू क्या है, Na। N जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E जो है वो मूल आवेश है, यानी कि मूल आवेश का मान है 1.6 इंटू E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। इसको हम मूल आवेश कहते हैं। तो जब इसकी वैल्यू यहां पर रख दी जाती है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ne अपॉन में T। ठीक है, ये भी विद्युत धारा का फार्मूला हुआ। ठीक है, तो विद्युत धारा के बारे में कौन कौन से पॉइंट हमारे पास आए। विद्युत धारा जो है वो एक अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत धारा जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। अब इसके मात्रक की बात करते हैं। मात्रक जो होता है इसका, मात्रक जो होता है वो होता है व्यवहारिक मात्रक। पहले तो हम एमकेएस में बात करते हैं। एमकेएस के अंदर जो मात्रक होता है वो इस फॉर्मूले से यदि बनाते हैं तो कूलाम पर सेकंड, इस फॉर्मूले से बना रहे हैं कूलाम पर सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड है तो इसको व्यवहारिक रूप में हम कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं, एम्पियर। ए से रिप्रेजेंट करते हैं। व्यवहारिक मात्रक इसका क्या हुआ, एम्पियर। ए से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और सीजीएस पद्धति के अंदर जो मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति के अंदर जो मात्रक होता है वो होता है बायोट। ठीक है, कौन सा मात्रक हुआ, बायोट हुआ। ठीक, बायोट कैसे हुआ, कूलाम को स्टेट कूलाम में कन्वर्ट कर देंगे, अपॉन में सेकंड है, तो स्टेट कूलाम अपॉन सेकंड जो होता है वो क्या होता है, बायोट कहलाता है, और वो सीजीएस पद्धति के अंदर मात्रक होता है। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर में कितने बायोट होते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कैसे कि हम यदि पिछले वाली वीडियो के अंदर देखेंगे तो वहां पर हमने बताया हुआ है कि कूलाम जो होता है वो कितने स्टेट कूलाम के बराबर होता है। ठीक है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है, आपको ये बताना है कि 1 एम्पियर में कितने बायोट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसका आंसर भी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पहले इसके बारे में बताना है कि 1 एम्पियर जो वो कितने बायोट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सीजीएस पद्धति में मात्रक हुआ। अब इसका यदि अपने बात करें कि विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र एम्पियर जो होता है वो खुद एक मूल भौतिक राशि है, मूल मात्रक है। एम्पियर जो है वो क्या है, मूल मात्रक है।
तो इसलिए इसका विमीय सूत्र जो होगा वो A1 ही होगा। क्या होगा? A1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एम्पियर जो है वो खुद एक मूल मात्रक है। ठीक है, तो ये मात्रक के बारे में बात हुई, विमीय सूत्र के बारे में बात हुई। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। कितना हो रहा है? 1 कूलाम। तो उस स्थिति में क्या होगा? यदि किसी चालक के अंदर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, मतलब Q इक्वल टू है 1 कूलाम, और Q इक्वल टू 1 कूलाम है, तो इसका मतलब क्या है? Q इक्वल टू 1 कूलाम जब भी किसी भी चालक के अंदर आवेश प्रवाहित होता है, तो इसका मतलब है 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। 1 कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको हम किस प्रकार से समझेंगे? एक चालक है A B, ठीक है। यदि धारा जो है वो A से B की ओर बह रही है, धारा A से B की ओर बह रही है, और उसके लिए हम ये कहते हैं कि आवेश जो है वो 1 कूलाम है, 1 एम्पियर की धारा बह रही है, आवेश जो है वो 1 कूलाम है। जब आवेश 1 कूलाम है तो B से A की ओर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने आएंगे? 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। ठीक है। किसी भी चालक के अंदर हम धारा तब तक प्रवाहित नहीं मान सकते जब तक चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? इसके लिए हमें उस चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र के साथ जोड़ना पड़ता है, यानी कि बैटरी के साथ जोड़ना पड़ता है, तब चालक के एक सिरे से इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे की ओर पहुंच जाते हैं। तो 1 एम्पियर की वैल्यू हम लिखते हैं यहां पर। 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है? 1 कूलाम अपॉन में 1 सेकेंड। ठीक है। 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होगा? 1 कूलाम अपॉन में 1 सेकेंड। यदि ये कंडीशन अपने पास दी हुई है तो इसका मतलब ये है कि चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 है, और वो 1 सेकेंड में B से A सिरे तक पहुंच जाते हैं। उस कंडीशन के अंदर चालक में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसको मैं ऐसे भी कह सकते हैं, और इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। क्या कहेंगे हम? यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक में विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक है। तो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन हुई। अब किसी भी चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, चालक है या हम बात करें धातु है, तो धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से गति करते हैं? यादृच्छिक गति करते हैं। ये भी ध्यान रखना है। कब तक करेंगे? जब तक हम किसी भी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र के साथ नहीं जोड़ते तब तक वो गति करते हैं यादृच्छिक गति। जब हम किसी चालक के साथ उसको जोड़ देते हैं, किसी बैटरी के साथ चालक को जोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में जो उसकी गति होगी वो कहलाएगी अपवहन गति। क्या कहलाएगी? अपवहन गति। अपवहन गति के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, आगे वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे अपवहन गति क्या होती है। अपवहन गति को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट मोशन, ड्रिफ्ट मोशन, और इसको क्या कहते हैं? रैंडमली मोशन। ठीक है। रैंडमली मोशन जो है वो यादृच्छिक गति कहलाती है। यादृच्छिक गति का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन किसी भी दिशा में स्वतंत्र होते हैं गति करने के लिए। अपवहन गति में ये होता है कि हमने बैटरी लगा दी है चालक में, वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पर्टिकुलर एक डायरेक्शन देने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे अपवहन गति के बारे में। ठीक है। अब अपने पास जो है विद्युत धारा की परिभाषा आ चुकी है। विद्युत धारा में हमने पढ़ा है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि विद्युत धारा से रिलेटेड जो सदिश राशि है वो क्या है। विद्युत धारा से रिलेटेड जो सदिश राशि है वो है धारा घनत्व।
कौन सी राशि है? धारा घनत्व। ठीक है, धारा घनत्व इंग्लिश में कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। किसी भी चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करें वो 10⁻28 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन घनत्व की बात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है वो 10⁻18 होता है। ठीक है, तो धारा घनत्व क्या है? धारा घनत्व को हम किस प्रकार से समझेंगे? मेरे पास एक चालक है, इस चालक को हम इस प्रकार से बना देते हैं। ठीक है, ये जैसे मेरे पास मार्कर है, तो मार्कर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हुआ? इसको छोटे छोटे इस प्रकार से टुकड़ों में काट दें तो ये इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बन जाएंगे। यहां पर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये है और यहां पर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये है। तो इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को मैं नाम दे देता हूं A1 और इसको नाम दे देता हूं A2। ठीक है, जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहा है कि A1 जो है वो ग्रेटर देन है A2 से। A1 जो है वो क्या है? ग्रेटर देन है A2 से। ठीक है, धारा इसमें इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। आइए, धारा पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धारा चाहे A1 क्षेत्र में से गुजरे या A2 क्षेत्र में से गुजरे, धारा उतनी रहती है। I की वैल्यू उतनी ही रहती है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं धारा घनत्व की। धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे ये चालक है, चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको हम कहते हैं धारा घनत्व। ठीक है ना, तो I = J से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा अपॉन में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, J से रिप्रेजेंट करते हैं। J = I/A। ये मेन इसका फार्मूला है, J = I/A। यहां पर J जो है वो एक सदिश राशि है। A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी कि हमें पता है कि क्षेत्रफल जो है वो एक सदिश राशि होती है, यानी कि क्षेत्रफल सदिश इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो I = जो है वो JA हो जाएगा। यदि इसको हम सदिश रूप में लिखते हैं तो I = J वेक्टर डॉट A वेक्टर होता है। सदिश रूप में यदि हम लिखें इसको तो I = J वेक्टर डॉट A वेक्टर होता है। और ये हमें पता है कि A डॉट B वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? AB cos ऑफ थीटा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं JA cos ऑफ थीटा, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर जो वैल्यू आ रही है वहां पर हम ये मान सकते हैं कि थीटा की वैल्यू जो है वो क्या है? 0 है। ठीक, I = JA cos ऑफ थीटा, समझ में आया? नेक्स्ट इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि I = J वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ये भी फार्मूला है I का। ठीक है, यहां हम ये बात कर रहे हैं कि A1, यहां देखिए J = I/A है, यानी कि जहां अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां पर J की वैल्यू कम हो जाएगी, जहां अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होगा वहां J की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो हम लिख रहे हैं कि A1 > A2 है। इस डायग्राम में A1 क्या है? A2 है। तो जब A1 > A2 है तो J1 की वैल्यू जो होगी वो लेस देन हो जाएगी J2 से। जहां A1 ज्यादा है वहां J1 कम होगा, जहां A2 कम है वहां J2 ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जो धारा घनत्व है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है ना, यहां देखिए इसका मात्रक, मात्रक इसका क्या हुआ? मात्रक इसका होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि I जो है वो करंट है, करंट का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। A जो है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, उसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। विमीय सूत्र की बात करें, विमीय सूत्र जो होगा वो देखिए A जो है उसका तो A1 ही होगा, मीटर स्क्वायर है तो उसका होगा L2 अपॉन में ऊपर जाएगा तो L-2 A1 सॉरी, ये इसका विमीय सूत्र हो गया, धारा घनत्व का विमीय सूत्र।
यानी कि धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व की जो वैल्यू है वो किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। जहां पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक होगा वहां पर धारा घनत्व कम होगा, जहां पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां पर धारा घनत्व कम है, और जहां पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है वहां पर धारा घनत्व ज्यादा है। ठीक है, ये कंडीशन हमें याद रखनी है। तो ये हुआ धारा घनत्व। इससे पहले हमने जो डेफिनेशन पढ़ी वो विद्युत धारा की। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने दो टॉपिक पढ़े। एक तो विद्युत धारा क्या है, किस प्रकार से बद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन को डिफाइन किया जा सकता है, उनको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, और जो धारा घनत्व क्या है, धारा घनत्व और धारा में क्या अंतर है, ये भी हमने समझ लिया। धारा जो होती है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, जबकि धारा घनत्व जो होता है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कि किसी भी चालक के अंदर जो धारा का प्रवाह होता है वो किस प्रकार से होता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि दो प्रकार से धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। एक तो होता है आपकी यादृच्छिक गति से, और एक होता है अपवन गति से। अपवन गति के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।